दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। इस समय हमारे साथ बेहद ही ख़ास शख्सियत मौजूद है जिसका आप तमाम लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था। और जैसा कि हमारे पास कई मैसेजेस, सैकड़ों मैसेजेस आते रहे कि हम उनसे बात करें, और आज वही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और वे है नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर गुप्ता साहब। सुधीर गुप्ता साहब, आपका बेहद स्वागत है। नमस्कार। सबसे ख़ास बात वो ये कि एक मुद्दा हमेशा उठता है कि सुधीर गुप्ता साहब किसके, नीमच के या मंदसौर के, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक बात है कि पूरा संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है और लाखों लाख जनता इस पूरे संसदीय क्षेत्र की विकास की कल्पनाओं से अपने आप को सरोबार पाती है। और इसीलिए मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है कि जब जब जहाँ जहाँ विकास की योजनाएं आने के लिए खड़ी है, मैं उन्हें प्राथमिकता की श्रेणी में उनको तीव्र गति से लाने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। जहाँ तक विकास का प्रश्न है, नीमच का सीआरपीएफ हो या अल्कोलाइड प्लांट का प्रश्न हो, रेलवे का विकास हो या सेंट्रल स्कूल की दूसरी सौगात हो, मेडिकल कॉलेज का प्रश्न हो या सड़कों का विकास हो, नीमच कतई किसी भी परिस्थिति में तुलनात्मक दृष्टि से पीछे नहीं है। एक प्रश्न बार बार जरूर ये उठता रहा है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने का एक बड़ा प्रश्न आया था बरसों पहले, चूँकि वो आगे बढ़ नहीं पाया और उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक नई कल्पना देश के सामने आई और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिला मंदसौर से निकल गया। लेकिन वो मंदसौर नगर से नहीं निकला है। जिला मंदसौर, जिला नीमच में 3 विधानसभाएं और जिला मंदसौर में 4 विधानसभाएं हैं और चूंकि लंबाई में वो ज़्यादा है और इसलिए एक विधानसभा क्षेत्र भानपुरा गरुड़, जो कि मंदसौर से लगभग 100 किलोमीटर के बाद से प्रारंभ होती है और 160-165-80 किलोमीटर तक चली जाती है, वहाँ से वो रोड निकला है और जावरा को टच करते हुए ये दिल्ली पहुँचा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि उसके अलावा ऐसा कोई बहुत बड़ा तुलनात्मक अंतर नहीं है। विषय आते हैं, विषय चले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज का सब्जेक्ट आया था तो मैंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, मैंने अपने मांग पत्रों में और मैंने अपने प्रयासों में जो नीमच की जनता के मन की इच्छा थी उसको सम्मानजनक तरीके से आगे पहुंचाया है। और इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि किसी भी चीज़ में इस तरह की तुलना करनी चाहिए। तुलना अगर करनी है तो 8 विधानसभा की करें और 8 विधानसभा को मैं एक दृष्टि से देखने का प्रयास करता रहता हूँ। सिंचाई के साधन हों, पेयजल की योजनाएँ हों, आज देश में सर्वाधिक तेज़ी से पेयजल की योजनाएँ, घर घर नल जल पहुँचाने की योजनाएँ अगर पहुँच रही है तो उसमें कहीं ना कहीं चंबल का योगदान है। और चंबल कहाँ से निकलती है, कहाँ डैम है, कहाँ संग्रह है, इस प्रश्न को दूर करते हुए पूरे संसदीय क्षेत्र के विकास पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ आपने कहा पूरे संसदीय क्षेत्र के विकास को दृष्टिगत रखते हुए फैसले आप लेते हैं। एक मुद्दा अभी इस समय उठा है, वो ये है कि सीपीएस पद्धति को लेके जो प्लांट डलने वाला है वो मलारगढ़ में डल रहा है और कांग्रेस ये एलिगेशन लगा रही है कि सांसद महोदय तमाम सुविधाएं नीमच से छीन के मंदसौर ले जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? नहीं, कांग्रेस के जीवन के प्रारंभ से लेकर यहाँ तक इन लोगों के पास बचा यही है। मुझे नहीं पता है कि जब ये रेलवे की बात करते तो मैंने चेक डाउन करके कोशिश किया कि कांग्रेस ने रेलवे के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ, तो मुझे पता पड़ा कि रेलवे तो ब्रिटिश इंडिया ले आए थे और दोहरीकरण डॉक्टर पांडे, इन दोनों में कांग्रेस यहाँ कहीं खड़े नहीं हैं। तो कौन सी चीज़, सीआरपीएफ पर वो गर्व कर नहीं सकते हैं? अगर सीआरपीएफ में करोड़ों रुपया लगा है अभी नए काल में, तो वो मेरे कार्यकाल में है। मैं ये नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने इन संसदीय क्षेत्र में या पर्टिकुलर ज़िले में या पर्टिकुलर किसी प्लेस के लिए रेखांकित की हो। मेरे संज्ञान में कतई नहीं है और है तो कृपा करके बताते रहें वो, ताकि मेरा भी आत्मबल बढ़ाऊं मैं और मैं उस तुलना में अखाड़े में उतरा हूं तो उस वजन से ही तो लड़ूंगा ना। तो क्या सीपीएस का प्लांट जो कांग्रेस के लिए मलारगढ़ जा रहा है? देखिए, कहना नहीं कहना अलग विषय है। अभी सरकार की योजनाएं सीपीएस की पहली बार आई है
और कांग्रेस तो हर एक चीज़ का विरोध करती रही है, लाइसेंसिंग प्रणाली का भी विरोध करती रही। उनके सारे नेताओं के बयान रेखांकित, इसलिए दोहरे मापदंड पर वो चल नहीं सकते हैं। सरकार की योजना है और वो कौन से सेक्टर में देगी, कौन से फैक्टर में देगी, कहाँ वो आगे बढ़ेगा, वो वक्त लगेगा उसमें। सरकार की योजना है जैसा कि गुप्ता साहब कह रहे हैं, और जैसा कि हज़ारों मालवा मेवाड़ के जो किसान हैं उनको इंतज़ार था कि कब सांसद गुप्ता साहब जो है तो वॉइस ऑफ एमपी के प्लेटफार्म पे आएंगे और अफीम किसानों की बात होगी। मैं उस मुद्दे पे भी आऊँगा, लेकिन उसके पहले जो गांधी सागर का जो पानी है उसको जो लाने की एक योजना है, उस पर कहाँ तक पहुँचे हैं आप? देखिए, गांधी सागर का अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो लगभग 30 वर्ष लगे थे ब्रिटिश इंडिया को। इसका मैप, डिज़ाइन, सर्वे, सारा आंकलन किया था और 1945 पर ये कंप्लीट हो गया था। आज़ादी के बाद ये बना और उसमें बड़ा प्रश्न था कि संकलित पानी को किसानों के बीच में वितरण करना चाहिए और बिजली का उत्पादन करना चाहिए, लेकिन वो ध्यान में नहीं आया। और जब से बीजेपी की सरकारें आई, माननीय पटवा साहब ने उस पर ध्यान दिया, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भगीरथ बनकर आगे आए और मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे छोटे प्लान करके उसको किया। तो भानपुरा, फिर गरोट, रेवा नदी में आकर मिला, वहाँ के किसानों को खेतों तक पानी मिला। उसके बाद ये योजना शामगढ़ में आई और देश के प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है माइक्रो इरिगेशन, लगभग 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से शामगढ़ में आगे बढ़ा। फिर क्यामपुर में सिंचाई योजना आई लगभग 2200 करोड़ का, और अभी बड़ी योजना आपकी रामपुरा में निकल कर आई है और एक उसका और होना है भविष्य में, वो संजीत साइट से होगा। ये विकसित होकर जितना पॉसिबल होगा चंबल का पानी, जितना उसके पास प्रिजर्व है, जो यूज़ किया जा सकता है, हमने जो योजना बनाई उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। इसके अलावा ग्रेविटी के द्वारा हमने पहले उसको जायका में ले गए, जापान उस पर सहमत था। बाद में भारत सरकार नल जल योजना लेकर आई, घर घर जल मिशन लेकर आई, तो मिशन उसमें ऐड हुआ। और जो हमारा प्रारंभिक सर्वे था उसके कारण हम ये प्रयास करने में सफल हो पाए कि सिर्फ जावरा विधानसभा उसको नहीं टच कर पा रही है, बाकी हमने जावरा जुड़वाने का कोशिश किया मगर वो ग्रेविटी से आलोट की तरफ डाइवर्ट हुआ। जावरा छोड़कर मेरे संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभाएं पेयजल को चंबल के पानी से घर घर पानी पी पाएगी। उस पर हम आगे बढ़ चुके हैं, वो भविष्य में आपको नज़र आएगा। कितना वक्त लग सकता है? नहीं, 2024 टारगेट है उसका। 2024 के पहले और शिवराज जी की तो घोषणा है कि उसको 2023 तक अंजाम दे देंगे, तो हम 2023-24 तक चंबल का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में पी पाएंगे। बड़ी बात कही है सांसद गुप्ता साहब ने, और ये कहा है कि 2024 के पहले जो चंबल का पानी है वो पूरे संसदीय क्षेत्र के घर घर तक पहुंचाएंगे। गुप्ता साहब, एक महत्वपूर्ण बैठक आपने बुलवाई 11 अप्रैल को, जिसको एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, और जो 4 साल से एक बड़ी समस्या थी जो डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर और धोलापाली के नष्टीकरण को लेकर, आपने मध्य प्रदेश सरकार के बड़े अफसरों को मंदसौर में बिठाया और इस पर विमर्श किया। अब कहाँ तक पहुँचे आप अपने इस प्रयास में, जो एक व्यापारी और किसानों के लिए एक बड़ी समस्या थी कि इसके लिए क्या स्टेप लिया जाए? नहीं, देखिए, जहाँ तक अफीम की फसल का प्रश्न है, इस पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत तरीके से इस पर लगातार मंथन करने की आवश्यकता है। अफीम अकेला खेती अपने को लगता है कि जो सामान्य खेती होती है वैसा नहीं है। इसको कई मिनिस्ट्री और कई मंत्रालय इसको अपने अंडर में कंट्रोल रखते हैं और कई पक्ष इसके जिसमें स्टेट अपना कंट्रोल रखता है। अभी ओपीएम में 2 पद्धतियों का यहाँ प्रचलन प्रारंभ हुआ। एक गम पद्धति जिससे ओपीएम निकाला जाता है, और एक सीधा और डोडा कैप्सूल विभाग ले लेगा और उसमें से मार्फिन श्रिंक करेगा। तो पहला तो ये 2 प्रश्न है जिस पर हमेशा अलग अलग डिबेट करने की आवश्यकता बनी रहेगी। हम चाहेंगे कि जो पुरानी पद्धति है उसका संरक्षण भी हम करते रहें, और नई पद्धति चूँकि किसानों को नए लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया, सरकार के पास स्टॉक्स जो अफीम का है उसकी तुलना में उस प्रक्रिया को हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं जितना हम लेकर आए। आज 73,000 किसान हैं और देश भर में इससे जुड़े हुए हैं, और रकबा भी बढ़ाने की प्रक्रिया है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अफीम और गेहूं का तुलनात्मक अध्ययन करें तो किसानों को थोड़ा फ़ायदा, डोडा चूरा, और ये तो सरकार ने नोटिफाई किया हुआ अलग तरीके से, मगर जो पोस्ता दाना है उसमें उनको फ़ायदा हो सकता था। तो पोस्ता दाना के जो विक्रय का प्रश्न है, इसमें जो FSSAI के मानक हैं
उस अनुरूप व्यापारी सप्लाई नहीं दे पा रहे थे, तो उसमें कुछ डस्ट रहता है, पॉपी डस्ट। तो चूँकि पॉपी ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए पॉपी पर स्टेट ने डिसीजन लेना जिसमें व्यापारियों को भी कोई लाइसेंसी प्रणाली में अफसरशाही के बोझ के तले न दबे और हम स्मूथली बिजनेस कर पाएँ और किसानों को भरपूर पैसा मिल जाए। इसलिए पॉपी डस्ट की पॉलिसी बनाने के लिए वो मीटिंग था न, और पॉपी हस्क पर अभी कोई उसमें डिबेट आगे नहीं बढ़ा है। और जहाँ तक ओपीएम का प्रश्न है, हम एल्कोलाइड्स बढ़ाने की प्रक्रिया में भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 24 टाइप ऑफ एल्कोलाइड्स दुनिया को नीड रहता है और भारत की फैक्ट्रियाँ उतना नहीं बना पाती है। तो हम उस प्रक्रिया को भी सरकार से बार बार रखकर कोशिश करते हैं कि हम उस पर आगे बढ़ें। गुप्ता साहब, जैसा आपने कहा कि दोनों अलग विषय है और हम रकबा बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, और एक बात अभी आपने और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली आपने कि हमें जो लांसिंग पद्धति है, जो चीरा पद्धति, उसका संरक्षण भी करना है। तो आपके इस बात के बाद ये बात पे मोहर लगती दिखती है कि जो एक संशय किसानों में था कि आने वाले वक्त के अंदर केंद्र सरकार जो है लांसिंग पद्धति को बंद कर देगी और पूरी सीपीएस लागू कर देगी, तो क्या इससे ये माना जाए कि चीरा पद्धति जारी रहेगी? हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, और जब जनप्रतिनिधि अपनी लड़ाई को जारी रखता है तो जनता की भावना उसके अंदर समाहित रहती है, और जो जनभावना है उसको हम बार बार सरकारों के बीच लड़ते रहेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो अभी लॉन्चिंग पद्धति में गम कलेक्ट करने की प्रोसेस है, जिसमें हमारी फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है उतना उनको लाइसेंस मिलता रहे, इसके संरक्षण के लिए हम काम करते रहेंगे। इस पूरे मामले में एक बात देखने में आई कि जब केंद्र सरकार ने सीपीएस पद्धति लागू की, उसके बाद कांग्रेस मैदान में खड़ी थी, वो अफीम किसानों की बड़ी पैरोकार बन के खड़ी थी। और यदि हम तुलनात्मक बात करें कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो कितना फ़र्क आया है अफीम किसानों के पट्टे में? क्या मानते हैं आप? जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि अफीम किसानों का शोषण हो गया, दोहन हो गया, पट्टे कम हो गए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश है। आरोप प्रत्यारोप, सच्चाई, जनता के कष्टों को लेकर आना, ये पोजीशन और अपोजिशन दोनों दलों का एक समान व्यवहार रहना चाहिए, और मानसिकता रहना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं उसका फ़ायदा जन सामान्य को मिले। चूँकि कांग्रेस जितनी बातें कहती है वो कहने के लिए कहती है। जब मैं सांसद बनकर आया था, किसान मूवमेंट चल रहा था, तब हमारे ही इस बड़े सीनियर नेता बार बार स्वामीनाथन कमीशन की बात कर लेते थे। तो मैंने स्वामीनाथन कमीशन पर उनसे पूछ लिया कि चौथा और अंतिम रिपोर्ट स्वामीनाथन जी ने 2006 में पटल पर रख दिया था, तो 2006 से 2014 तक आपको नींद लग गई होगी शायद, और उसके बाद आपको ध्यान में आएगा अच्छा ये विषय 2006 में छूट गया, तो आप झंडा डंडा लेकर मैदान में आ गए। मुझे नहीं समझ में आता है कि आपने बिंदुवार अफीम पर क्या क्या काम किया। ज़रा जनता के सामने आपका वाइट पेपर सबमिट कर दें कि आपने कौन कौन से ऐसे प्रयास कर लिए जब आपको लगातार 2006 से 2014 तक सरकार में रहने का बड़ा मौका मिला था। इस मौके पर आप क्या क्या कर पाएँ, कृपा करके मेहरबानी करके ये बता देंगे तो शायद जनता। और फिर आपने जो आश्वस्त किया था, एक बार वोट ले लिया था, झूठ बोलकर वोट लेना ये आसान होता है, ये हम अपने जीवन में नहीं करें, ऐसी कोशिश हमारी रहती है कि हम गलती से भी इस प्रक्रिया को ना अपनाएं। आपने कह दिया कि हम इतना लाइसेंस दे देंगे, इतना, मैं नहीं कहता हूँ इस बात को। मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं कोशिश करूँगा, प्रयास में सफलता असफलता सब लगी रहती है, लेकिन जन सामान्य के मन के भाव को ले जाना ये जुम्मा जनप्रतिनिधि का रहता है। उतना ईमानदाराना तरीके से आप निपटाते करते, लोगों के काम करते, तो 70 साल के बाद आपको ये हश्र देखने को नहीं मिलता। 70 साल के बाद ये हश्र देखने को नहीं मिलता, बड़ी बात कही आपने। एक और मुद्दे की बात है, वो ये है कि जो टर्की का जो पोस्ता दाना है, उसको लेकर ये कहा जाता है कि जब वो भारत की सरजमीन पे बिकता है तो भारतीय पोस्ते का दाम उतना नहीं बढ़ पाता है। ये मैटर आपके संज्ञान में आया, इसके लिए कुछ एफर्ट हुआ? नहीं, देखिए, इसका एफर्ट अगर हम नहीं करते तो जब हम आए थे तब 12 से 18 हज़ार ऐसा पोस्ता दाने का रेट था। हमने वैश्विक परिस्थितियों का अध्ययन किया, विकिलीक्स के रिपोर्ट्स देखे, दुनिया के कन्वेंशनों को समझने का कोशिश किया, और तब ये ध्यान में आया कि इलीगल लीगल तरीके से कई बार कई चीज़ें देश और दुनिया में घटित हो जाती है। तब हमारी जवाबदारी थी कि इंपोर्ट करने वाली कंट्री एक्सपोर्टर के सोर्स जांच ले कि उसका प्रोडक्शन कितना, उसका रिपोर्ट्स कितना है, और उस पर केप लगा दे। हम इस बात को कह पाने में बड़े सक्षम तरीके से समर्थ हैं कि भारतीय किसानों की इस लड़ाई को हम लड़ते रहें, और उपभोक्ताओं की अपनी डिमांड भी रहती है। मूल्य बढ़ना घटना
ये डिमांड और सप्लाई के सिस्टम पर रहता है। तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकारें इन पर काम करती है और हम सरकारों को हर किस्म के ऐसे डिबेट में सम्मिलित होकर हमारा पक्ष रखने की कोशिश करते हैं और लगातार उसके कारण भारतीय किसानों को अच्छा मूल्य मिलता रहा है। ये अप डाउन्स तो चलते रहेंगे, आना जाना भी दुनिया के बाज़ारों में चलता रहेगा। दुनिया के बाज़ारों से नहीं मंगाना है तो हमको अपने प्रोडक्शन पर भी ध्यान देकर बढ़ाने की कोशिश करना है और इसीलिए CPS पद्धति एक प्रयोग के रूप में सामने आई थी। तो इसको हमने देखा है, अगर किसानों के जो मन के भाव है वो भी समझने की हम कोशिश लगातार करते रहेंगे। आपके पास समय की कमी है, लेकिन 2-4 महत्वपूर्ण सवाल है। वो ये कि जो आपने कहा कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जब हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है तो उससे हम कोडीन फास्फेट बना सकते हैं, बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या आपके जहन में ये आता है कि जो अफीम फैक्ट्री है उसका एक्सपांशन किया जाए, कुछ यहीं पे उसका जो हम विदेशों से आयात करते हैं कई बार बाई प्रोडक्ट, वो ना करने पड़े? नहीं, लगातार जब हम देखते हैं तो गाजीपुर में 100% मैनुअल है और यहाँ सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है नीमच में। तो प्लांट विस्तार की बात करते हैं तो दुनिया के कन्वेंशनल्स का और दुनिया के सेटलमेंट्स की बात सामने आती है कि लांसिंग इसको दुनिया अब स्वीकार नहीं करती है और मार्फिन जो बैठता है वो सीधा कैप्सूल से इंजेक्ट कर लिया जाता है। उनका अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर सारी दुनिया चली गई है। कई जगह पर पॉपी सीड्स नहीं मिलता है, कई जगह पर वो डीनेचर का कर दिया जाता है। लेकिन मैंने पॉपी सीड्स को संरक्षण देना ये भी अपनी प्रतिबद्धता बताई है और वो सफलता भी हमें मिली है कि पॉपी सीड्स किसान अपने घर ले जा पा रहे हैं। और इसीलिए जहाँ तक प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रश्न है, यह वैश्विक परिस्थितियों पर, मेडिकल की डिमांड पर, ये बड़े डिबेट के विषय हैं। जो भारतीय अफीम पैदा होता है वो अभी गवर्नमेंट की फैक्ट्री में बहुत प्रिजर्व है और उसका उपयोग जितना करना है वो मैक्सिमम कर रहे हैं। उसका प्रोडक्शन भी लगातार हमारे प्रयासों से शिफ्ट बढ़ी है, प्रोडक्शंस के कुछ डेवलपमेंट्स बढ़े हैं, वो सब सुधारते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या गुप्ता साहब ये जो नई कुछ संभावना है कि इसको लेकर कोई फैक्ट्री का एक्सपांशन या नई फैक्ट्री की बात भी जिसमें बाहर आती रही है, आपके एफर्ट की बात बाहर आती रही है, इस पे कुछ काम चल रहा है? नहीं, ये चल रहा है, ये अपनी प्रोसेस है और जब जब मैनुअल वर्क जो चल रहा है या सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर काम करने की जो आवश्यकता है जिससे गम निकल कर आएगा, उस पर हम विस्तार हमेशा लेने की कोशिश करते रहेंगे। गुप्ता साहब, एक महत्वपूर्ण मुद्दा और इस समय मालवा मेवाड़ में चल रहा है, वो है NDPS एक्ट के रिव्यू का। चूँकि उसमें कई धाराएं ऐसी है जिसको लेके लोगों की आपत्ति है और उसमें उनको अंदेशा है कि जो एजेंसियाँ है उनको झूठा फंसाती है। ख़ास तौर पे यदि NDPS की 829 धारा की हम बात करें और ये मामला लोकसभा में शून्यकाल में उठ चुका है, तो इस मुद्दे पे आपने अभी तक कुछ किया, क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए 85 में ये एक्ट लागू हुआ, तब तक तकिया लगाकर हमारे कांग्रेस के भाई सो ही रहे थे और अब यदा कदा किस्से कहानियों में सुनाते रहते हैं। लेकिन हम बिना प्रचार के अपना काम करते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये विषय हमने जिन जिन फोरम पर रखना चाहिए था उस पर एकदम स्पष्टता से हमने जब जब वक्त था तब रखा है और इसके सुखद परिणाम निकट भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है सांसद जी ने कि जो 829 है उस पर जल्दी ही सुखद परिणाम निकल के आएंगे। एक और ख़ास बात जो मैं पूछना चाहूँगा, जो कि सैकड़ों किसान हैं हमें मैसेजेस करते रहते हैं, तो ये जो इस बार जो CPS के तहत जो खेती केंद्र सरकार ने करवाई है उसमें जो डोडा खरीदी है उसका मूल्य निर्धारण अभी तक नहीं हुआ। एक संशय है कि आखिर क्या होगा? नहीं, वो आ जाएगा जनता के सामने। चूँकि ये पहला वर्ष है इसलिए सारे विभागों की सहमतियां स्वीकृतियां बनती, किसानों के पक्ष जो हैं कि उनका कास्ट क्या आता है, लागत क्या, वो सब पर भी उनका अपना प्रोसेस मंथन का है, उस पर वो चल रहे हैं और अतिशीघ्र उसको निर्णय को सुनाएंगे। धन्यवाद। अतिशीघ्र निर्णय को सुनाएंगे। कई महत्वपूर्ण बातें जो है वो इस समय निकल के आई है और जैसा कि गुप्ता साहब ने लांसिंग पद्धति को लेकर कहा और CPS पद्धति को लेकर, टर्की के पोस्ते को लेकर और गांधी सागर के पानी, और एक जो सवाल बार बार होता रहा है जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि गुप्ता साहब मंदसौर के, उसको लेके भी उन्होंने विस्तार से बात की। एक आखिरी सवाल और मैं करना चाहूँगा गुप्ता साहब, और कौन सी बड़ी योजनाएं इस संसदीय क्षेत्र की पाइपलाइन में है, किस पे अभी काम कर रहे हैं आप, कोई महत्वपूर्ण क्या मुद्दे हैं अभी? देखिए, नेशनल मैप पर आ गया। मैं अपने 7 साल में ये संतोष महसूस कर सकता हूँ कि CRPF हो या मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल स्कूल हो या सड़कों का जाल,
चंबल का पानी हो या आम आदमी के कष्टों को दूर करने के काम, हमने बिंदुवार काम किया है। आज सैनिक स्कूल का प्रोसेस भी आगे बढ़ा है। हम अतिशीघ्र चाहेंगे कि और सैनिक स्कूल हमें मिले, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जनता ने बढ़ा लेना चाहिए। सरकारों का काम अब इंडस्ट्रीज़ की तरफ नहीं है, सरकार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अब एक अनुकूल माहौल है, अनुकूल माहौल में आप आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर संपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में लगभग अच्छे लेवल पर आगे बढ़ चुका है। हम लगातार कोशिश करेंगे कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को हम आगे बढ़ाएं। यूरिया से मुक्ति के लिए प्राकृतिक खेती आगे बढ़ रही है। नैनो यूरिया एक नए प्रोजेक्ट के रूप में दुनिया के सामने भारत का एक नया प्रयोग आया है। हम उसके लिए भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सरकारों के काम अब सिर्फ फैक्ट्री खुलवाना नहीं है, आम जनता के कष्टों के लिए काम करना है, और वो हम लगातार कर रहे हैं। तो ये थे सांसद सुधीर गुप्ता साहब, जिन्होंने साफ तौर पे सभी मुद्दों पे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार उनका काम जारी है और वो कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सबसे ख़ास बात है जो उन्होंने कहा कि इस समय नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र जो है वो देश के मैप पे आ गया है। ये सही बात है। और यदि पॉलिटिकल एतबार से बात करें तो निश्चित तौर पे ये बात सही है कि वो उनके सांसद होने के बाद समूचे मालवा अंचल का नाम देश के उस पटल पे आया, क्योंकि स्वयं गुप्ता साहब की संसद में महत्वपूर्ण उपस्थिति रहती है। साथ ही संगठन की यदि बात करें तो वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि लेकर चलते हैं और अपना जो है उसमें एक बड़ा दबदबा रखते हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के इस तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।